प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर दिया ना, यू हो गया के आर स्क्वायर, ठीक है। उसने ये बोला है कि एम बी आर इक्वल टू एन एक्स बाई 2 वाला ये वैलिड है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इससे निकालोगे तो क्या आता है, देखो रिप्लेस करो, तुम्हारा u जो है वो के आर स्क्वायर है, इससे फोर्स क्या आएगा du बाई डी आर, मतलब कितना आ गया 2kr। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर। तो इसका मतलब v स्क्वायर इक्वल टू अल्फा आर स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है ना 2km, सबको मैंने कांस्टेंट को नया अल्फा बोल दिया। तो v इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। पहले तो ये एक्सप्रेशन आ गया। और दूसरा है ये वाला mvr इक्वल टू nh बाई 2 अब देखो यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, v स्क्वायर अगर अल्फा है तो v इक्वल टू बीटा r कर दिया मैंने, कांस्टेंट चेंज। अब देखो mvr है, v की वैल्यू पुट करो कितना आ गया बीटा r, सब कांस्टेंट ही है, तो r स्क्वायर क्या आ गया प्रोपोर्शनल टू n आ गया, दिख रहा है ना, h बाई 2 सब कांस्टेंट है, तो r स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू n, तो r इज प्रोपोर्शनल टू n और 1/2। ऑप्शन सब देख लो, सारे ऑप्शन इजीली हो जाएंगे। पहला ऑप्शन क्या है, फोर तो नहीं होगा ना, देखो √4 बाई √1, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया, ऑप्शन 2 सही हो गया। ऑप्शन 3 क्या है, हाँ एनर्जी इक्वली स्पेस्ड है और बी में इक्वली स्पेस नहीं है, ठीक है। एनर्जी देखो एक तो होगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। अब तुमको पता है वी स्क्वायर या आर स्क्वायर लिखो, कांस्टेंट ही सब प्रोपोर्शनलिटी, और आर स्क्वायर क्या है एन, तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल आ रही है एन के, और पोटेंशियल भी क्या आर स्क्वायर मतलब कि वी स्क्वायर, आर स्क्वायर एन के प्रोपोर्शनल है, तो अल्टीमेटली टोटल एनर्जी भी क्या आएगी एन के प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम ना, अगर मान लो कोई फंक्शन है ऐसा v इक्वल टू 3n कुछ भी है, उसका मतलब क्या 3 6 9 ए बी बन रही है, तो डिफरेंस क्या होगा कांस्टेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा बी सी, ठीक है। सेकंड के अंदर लेंस हमारे पास है पेनो कॉन्वेक्स है, प्लेन साइड सिल्वर्ड है, और लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है सिर्फ कितनी 20, और म्यू दे रखा है 1.5, ठीक है ना। इससे जो है क्या निकल आएगा, रेडियस से निकालने की जरूरत भी नहीं है वैसे, तुम्हें पता है सिंपली कि ये 1/20 इक्वल टू म्यू माइनस 1। हाँ तो इससे ये हमारा फंक्शन बन गया। अब क्योंकि ये मिरर है तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है -2/fl प्लस 1/fm। ये मिरर है तो इसका इंफिनिटी मतलब कितना आ गया 0, तो बेसिकली कुछ नहीं है, f इक्विवेलेंट क्या है fl/2, ये करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं 20/2 कितना आ गया 10 और माइनस आ गया, तो f इक्विवेलेंट कितना आ गया -10 सेंटीमीटर। इतना करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, मैंने फालतू लिखा है वो, डायरेक्टली हम इससे बोल सकते हैं कि f इक्विवेलेंट जो है fl/2 होगा माइनस, ये -10 आ गया, कौन सा मिरर है कॉनकेव। अब सारे ऑप्शंस चेक करना बहुत इजी है, ठीक है ना। तो लेंथ कितनी हो गई है 3 लैम्डा, ठीक है ना, नंबर ऑफ लूप्स का हाफ कर दिया तो लेंथ कितना हो गया 3 लैम्डा, और लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर इक्वल टू 3 लैम्डा, तो लैम्डा कितना आ गया 1/2 0.5, ठीक है। अब देखो तुमको सी और डी में डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स चेक करना, वो क्या होता है λ/2, λ/2 क्या हो गया 1/4 मतलब 25 सेंटीमीटर। सी सही तो डी क्या हो गया गलत। ए और बी में फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, उसके लिए वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वो क्या है √t/μ। अब देखो टेंशन कितना दिया हुआ है 150 न्यूटन, मास कितना दिया हुआ है 400 मिलीग्राम मतलब कि 10⁻⁻6 आएगा, और लेंथ कितना है 1.5, ठीक है ना। इसको सिंपलीफाई करो तो बस सब बढ़िया से कट जाएगा, 1 स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ भी स्क्वायर मिल रहा है और यहाँ भी स्क्वायर मिल रहा है, v आ गया v इक्वल टू f लैम्डा, v निकल आया लैम्डा ये रहा फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बस। मतलब ये बोर्ड का होगा क्वेश्चन है जनरली। थर्ड हो गया, फोर्थ थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, फोर्थ मैं मान सकता हूं तुमने पेपर में नहीं किया, एक तो देख के छोड़ दिया होगा कई लोगों ने, सही था देख के छोड़ कोई भी, चलो फोर्थ में मैं एक्सेप्ट करता हूं, ऐसे क्वेश्चन तुम नहीं करके आते हो,
एक मतलब स्मार्ट डिसीजन है मेरे हिसाब से। हाँ तुमने छोड़ दिया, सही किया, टाइम वेस्ट नहीं किया, सोचा, 4 ऑप्शन चेक करने पड़ रहे हैं इसके अंदर, ऑप्शन भी अलग अलग है सारे, तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़ना मतलब बेवकूफ़ी है। पेपर अगर इजी आया, अगर तो केमिस्ट्री मैथ्स भी इजी आया हो उसमें भी टाइम बचा होगा। ये तो है नहीं कि टाइम कम पड़ गया हो तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड भी ना कर पाएंगे, आगे वाले बहुत सारे क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा अपना टाइम मैनेजमेंट देखो यार तुम लोग, सही में सीरियसली, मतलब नहीं तो कोई चांस नहीं एडवांस में। अगर तुम ऐसे पेपर में अगर 200 के आसपास नहीं ला पा रहे, मैं जनरली बोल रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। हाँ फोर्थ स्टार्ट। हाँ स्टार्ट। पूरा सेटअप है, मास एम ए दे रखा है, वो बॉल जो घूम रही है, और एम बी जो हमारा कार्ड है और पूरा जो उसके नीचे दे रखा है उसका क्या हो गया भाई? हाँ अरे कुछ अब हो रहा है ठीक से पक्का? स्टार्ट। हाँ देखो फोर्थ में हाँ हमको दे रखा है मास ए और बी कार्ड का, उसके बाद में हमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सब निकालना है, ठीक है ना? ठीक है, अपना डायग्राम देखते हैं कैसा बनेगा। किसी भी एंगल थीटा पे इनिशियली ये ऐसा था, ठीक है ना? इसको बोला है एक्स एक्सिस, इसको बोला है वाई एक्सिस। में टॉप व्यू बना रहा हूँ, सबसे बढ़िया व्यू यही है इसका समझने का, ठीक है ना? और रेडियस कितना है r, ठीक है ना? और इस मास इसका एम ए है, और जो हमारा कार्ड है और पूरा सिस्टम है उसका मास है एम बी, ठीक है? अब देखो इनिशियली जो है सिस्टम का मोमेंटम y में था, x में कुछ नहीं था ना, और पूरे सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है ना? तो x में मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। एक चीज तो ये है। उसके अलावा सेंटर ऑफ मास भी डिस्प्लेस नहीं होगा x के अंदर, क्योंकि x के अंदर कोई एक्सेलरेशन है नहीं, वेलोसिटी है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास x में चलेगा भी नहीं, ठीक है ना? तो देखो कैसे करते हैं। पहला पार्ट क्या है, हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ सिस्टम, है ना? वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम एज ए वेक्टर, ठीक है ना? कैसे लिखेंगे देखो आप। इसकी वेलोसिटी इसने बोल दी है vb, ठीक है ना? और इसका वेलोसिटी हम निकाल देंगे देखो कैसे। ये होगी ओमेगा इनटू r, ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना है? थीटा, तो वर्टिकल से ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। तो x कंपोनेंट हो जाएगा माइनस ओमेगा r sin थीटा, और y क्या हो जाएगा? ओमेगा r cos थीटा, ठीक है ना? सिंपल से कंपोनेंट है थीटा थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है ना? तो अब देखो वेलोसिटी ऑफ a लिख रहा हूं मैं पहले, उसके फ्रेम में है, तो वो आएगा माइनस ओमेगा r sin थीटा। ये तो आया इसके फ्रेम में, लेकिन प्लस ये कार्ड के साथ में इसका सेंटर भी आगे जा रहा होगा, क्योंकि इसका सेंटर फिक्स है कार्ड के साथ में, इसके सेंटर के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है ये? रोटेशन। तो सेंटर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी इतनी है x में, और प्लस vb, तो प्लस vb, और ये क्या है? i कैप, और z में क्या आएगा? ओमेगा r cos थीटा j, ठीक है ना? ये आ गया इसका वेलोसिटी। अब आगे हमें निकालना है एम्पलीट्यूड वगैरह दूसरे ऑप्शंस, ठीक है ना? कैसे निकालेंगे देखो, मैं निकाल रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास नहीं चल रहा है, तो उससे हमारा सारा काम हो जाएगा। अब देखो ये जो पार्टिकल है इनिशियली कहां था? इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे था, अब कितने पे आ गया है? r cos थीटा पे। तो इसका डिस्प्लेसमेंट इसके फ्रेम में कितना हुआ है? r माइनस r cos थीटा ना? ये सेंटर से पहले r दूर था, अब कितना दूर आ गया? r cos थीटा। x के अंदर बात कर रहा हूं मैं, तो कितना पीछे आया? r माइनस r cos थीटा इसके फ्रेम में। तो देखो याद करो, अगर x में सेंटर ऑफ मास नहीं चलता है तो हमारी ये इक्वेशन आती थी m1x1 प्लस m2x2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना, पहले मैं एक ही बात करता हूं, m a। अब देखो a का x में डिस्प्लेसमेंट इसके रेस्पेक्ट में कितना है? ध्यान देना, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस आएगा बिकॉज ये इसके पीछे गया, डिस्प्लेसमेंट ये क्या है? नेगेटिव है डायरेक्शन के हिसाब से, और प्लस इसमें x ऐड कर रहा हूं, x है डिस्प्लेसमेंट ऑफ b, क्योंकि उसके फ्रेम में इतना हुआ, और प्लस मान लिया मैंने x खुद चला होगा b, और प्लस कितना आ गया? mb इंटू x इक्वल टू 0, ठीक है? तो इससे क्या निकल आएगा? x। इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या निकल आएगा? x। और जो कितना आ रहा है वो
एम ए आर 1 माइनस कॉस थीटा, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और आएगा एम ए प्लस एम बी। ये आ गया एक्स, किसका पोजीशन है ये, बी का। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, बी बी, ठीक है ना। कर लेता हूं एम ए आर अपॉन एम ए प्लस एम बी, ये आएगा 1 0 हो गया, यहाँ माइनस साइन थीटा आएगा, प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा ओमेगा डी थीटा बाय डी कितना हो जाएगा, ओमेगा। तो ये आ गया हमारा पोजीशन ऑफ एक्स और ये आ गया वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब दोनों का। अब देखो ये सब कांस्टेंट है, cos थीटा ये फंक्शन मैक्सिमम होगा तो एक्स भी क्या होगा, मैक्सिमम। वही क्या होगा उसका एम्पलीट्यूड। अब देखो cos 0 होगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो एम ए आर अपॉन एम ए प्लस एम बी, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एम बी आर। ध्यान दो एम्पलीट्यूड ऑफ बी जो है वो कितना दिया हुआ है, एम बी आर अपॉन एम ए प्लस एम बी, जबकि एक्चुअल में बी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, एम ए आर। तो गलत दिया हुआ है, गलत हो गया। वेलोसिटी में भी देखो क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, sin थीटा क्या होगा 1। जब sin थीटा 1 होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। उसमें ऊपर क्या आ रहा है, एम ए आर ओमेगा, उसमें क्या दिया है, एम बी आर ओमेगा। तो वो ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। तो ये तुम सारा सॉल्व कर सकते हो। फाइव देखो, इसमें ग्राफ दे रखा है और ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का नहीं है, फोर्स का है। ये दिक्कत है बस, बाकी तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। फोर्स वर्सेस आर सेपरेशन का। भाई देखो इक्विलिब्रियम जो है वो OQ नहीं है, क्या है, P पोजीशन है। तो पहला वैसे गलत हो गया, जब फोर्स 0 होता है वो होता है, फोर्स का ग्राफ है। बी ऑप्शन हुक्स लॉ। अब देखो हुक्स लॉ के लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक तो क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, वो लीनियर होना चाहिए, ठीक है ना। इसके राइट में और उसके लेफ्ट में देखते हैं P के हिसाब से। अगर तुम इसके इधर जाते हो तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स क्या आ रहा है, नेगेटिव में, मतलब पीछे। तो रिस्टोरिंग फोर्स है, दोबारा लेके आ रहा है, यहाँ पे इसका पार्ट लीनियर है, तो ये हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है। लेकिन पीछे में ये जो है रिस्टोरिंग नहीं है, पीछे धक्का दोगे तो जो है वापस आएगा, लेकिन वो रिस्टोरिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और उसके अगले वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, ये बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब ध्यान रखना, नहीं पता तो स्लोप होता है, उल्टा बोल दिया है, इंटीग्रेशन होगा ना इस, ठीक है ना। ग्राफ का एरिया जो है वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी F डॉट दिया, तो सी गलत हो गया और डी तो ऑब्वियसली सही है, क्योंकि यहाँ से जो है इनका चालू हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होगा, एरिया, और वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, बायोमेट्रिक स्ट्रिप है, ऊपर है, कॉपर नीचे है। अल्फा कॉपर का ज्यादा है, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जिसका अल्फा ज्यादा होता है, सेम डेल्टा टी के लिए उसका लेंथ ज्यादा पड़ेगा, तो कर्वेचर क्या आएगा उसके हिसाब से आएगा ना। तो यूं मुड़ेगा ये, ताकि उसके मुड़ने से क्या होगा ना, क्योंकि कॉपर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा। अगर तुम देखोगे तो इसकी लेंथ ज्यादा हो गई, इसकी कम हो गई है, ऐसा मुड़ना पड़ेगा। तो कहां तक छोड़ा पहले, ऊपर वाले सर्किट से। तो ऊपर वाला सर्किट कंप्लीट हो गया तो बैर और लैंप जलेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 7th वाले में देखो 4 ऑप्शंस हैं, फटाफट चेक करते हैं। पहले वाले में शेल है और उस पे चार्ज क्यों दिया हुआ है, कंडक्टिंग शेल है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होगा, 0, लेकिन पोटेंशियल तो कुछ ना कुछ हो गई। तो क्या ऑप्शन आ गया, E0 V0 इक्वल टू 0। अगला वाला क्यू पार्ट थोड़ा सा अच्छा है, वो मैं समझा रहा हूँ। क्यू के अंदर एक कंडक्टर है जिसपे हमने अर्थिंग कर रखी है और उसके अंदर एक कैविटी है, चार्ज Q है और एक चार्ज दूसरा प्लस Q और रखा हुआ है और इसको हमने अर्थ कर रखा है। P पॉइंट जो है वो कैविटी के अंदर है। ये पार्ट समझ लो अच्छे से कैसे करना है। हमें P पे पोटेंशियल भी निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है। अब देखो तुमको ये पता है अंदर कैविटी में कोई चार्ज नहीं है, कैविटी के अंदर कोई चार्ज रखा है क्या हमने, नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाता हूँ, ये गॉसियन सरफेस इसके अंदर है और कंडक्टर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। तो Q इनसाइड कितना आएगा, 0। तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ चार्ज Q क्या होगा, बाहर वाले सरफेस पे, और ये भी क्या है, आउटर चार्ज। तो इसका प्लस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना आएगा, 0। शील्डिंग है, अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0। पहला पार्ट हो गया।
अब देखो क्योंकि इसको हमने अर्थिंग कर रखी है, सरफेस से पोटेंशियल कितना होगा 0, और क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और कैविटी में भी नहीं है, तो क्या यहाँ से यहाँ जाओ पोटेंशियल चेंज होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पोटेंशियल 0, तो यहाँ पर भी कितना है 0, तो हमारा क्या हो गया Vp 0 और Eb 0। ठीक है ना, इस सब हमने डिग्री के अंदर किए हैं, अगर तुमने ढंग से होमवर्क किया होगा तो डेफिनेटली कर पाओगे। ऑप्शन आर देखो, फिर ऑप्शन आर के अंदर क्या है, ध्यान रखना एक चीज, डाइलेक्ट्रिक से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस में डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं उसको इंसुलेटर ही मानना है, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक इन जनरल एक इंसुलेटर ही होता है, बहुत ज्यादा एक्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो ब्रेक डाउन करता है, ठीक है ना। तो बेसिकली एक यूनिफॉर्मली चार्ज अगर हमारे पास में स्फीयर है तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना पोटेंशियल, पता है ना हमें फॉर्मूला, ग्राफ भी पता है, तो ऑप्शन तो इजी है। ऑप्शन एस देख लो एक बार, यहाँ पे एक कंडक्टर है जिसके अंदर कैविटी का सेंटर पॉइंट है P और चार्ज Q दे रखा है हमने सरफेस पे। अब मुझे बताओ ये चार्ज Q क्या इनर सरफेस पे आ सकता है? नहीं, बिकॉज़ अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज सिर्फ कहाँ आएगा? आउटर सरफेस पे, ठीक है। अब हमें निकालना है सेंटर पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी 0 आ रहा है, बिकॉज़ आउटर सरफेस का अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है 0, लेकिन पोटेंशियल क्या 0 आएगा? नहीं आएगा ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो ऑप्शन चेक कर लो, एक ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर sp4 है और rp4 है, कौन सा ऑप्शन है वो? p4। हाँ p4 s4 और qr तुमको बता ही दिया, ऑप्शन चेक कर लेना हो जाएगा। ठीक वाला जो है तुम खुद से करना। 9 को देखो उल्टा मैच करते हैं, कॉलम 2 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि कॉमन सेंस यही बोलता है 1 से कैसे मैच करोगे, ठीक है ना। तो कॉलम 2 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। पहला है स्लाइडर और गैल्वेनोमीटर का करंट हमें देखना है। अब देखो लेफ्ट हैंड से लिया हुआ है, तो इसका मतलब जब x 0 होगा तो इस सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होगी 0, और जब x मैक्सिमम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी ज़्यादा, ठीक है ना। अब सिंपली देख लो I इक्वल टू होगा V/R और रेजिस्टेंस क्या होगा रो x y a ना, क्योंकि जितना अंदर वो लेंथ x में जाएगा उतना ही लेंथ हमारे सर्किट में आएगा, तो रो x बाई a। तो I और x में कैसा बन रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ऑप्शन कौन सा आना चाहिए P। बहुत ही सिंपल है ये भी। तो फर्स्ट का आ गया C। उल्टा मैच कर रहा हूँ, फिर बाद में ऑप्शन चेक कर लेना। क्यों देखो क्यों में कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ग्राफ कैसा आता है पोटेंशियल का, रटा होगा तुमने पहले एक पैराबोला था यार, तो 3q² - r² 3r², और बाहर क्या आता है ऐसे, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा होगा Q। तो सेकंड का क्या आ गया Q। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी और हाइट। देखो इसका भी सिंपल लॉजिक है, तुमको पता है, मैं ऐसे सिंपली कर दे रहा हूं डायरेक्टली। वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से या एनर्जी कंजर्व होगी हमेशा, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होनी चाहिए कांस्टेंट। तो ये x और प्लस y कांस्टेंट नहीं आ गया, तो ये क्या आ रही है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इसका नेगेटिव स्लोप है, ये हाइट है और ये काइनेटिक एनर्जी है y और x, तो क्या आना चाहिए r। तो थर्ड का आ गया r। अगला देखो ये भी फार्मूला बेस्ड है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, इतना सोचना भी नहीं है, साइन कॉस वाला आना चाहिए। एक ही ऑप्शन ऐसा इसके अंदर हमारा हार्मोनिक या साइन कॉस वाला ग्राफ कौन सा s। तो फोर्थ का आ गया s। 5 देखो 5 है हीट। अब देखो 5 के अंदर हीट एक्सट्रैक्टेड जो है वो क्या है यूनिफॉर्म रेट पे हो रही है, तो q डॉट इक्वल टू ms dt बाय dt। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कर दो तो t क्या आ जाएगा, t का स्ट्रेट लाइन फंक्शन आएगा ना, और क्योंकि ये नेगेटिव है हीट निकाल रहे हैं तो ये क्या आएगा नेगेटिव स्लोप, तो ऑप्शन फिर से क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन वाला r। आप उल्टा मैच कर लेना ऑप्शन कौन सा है। वैसे 2-3 ऑप्शन करने के बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, लेकिन पूरा तुम कर सकते हो, ठीक। ऑप्शन जो हमारा लास्ट वाला है फोर्थ वाला है, उसके अंदर टाइम नहीं है, वो क्या है डिस्प्लेसमेंट है। तुम्हें याद होगा इक्वेशन क्या आती है v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हुए किसकी इक्वेशन आती है इलिप्स की, तो इलिप्स का एक हिस्सा दे रखा है ऑप्शन s के अंदर, ठीक है ना।
एक चीज ध्यान रखना, बताया था मैंने वैसे कि स्ट्रिंग जो है उसकी टेंशन चेंज हो सकती है अचानक से, इम्पल्सिव है, लेकिन स्प्रिंग का फोर्स चेंज नहीं होगा। स्प्रिंग अचानक से जो है फोर्स चेंज नहीं कर सकती। अब देखो इसके पहले पार्ट में जो है P और Q में हम इस वाले स्प्रिंग को काट रहे हैं और देख रहे हैं कि ये वाला टेंशन और ये वाला टेंशन में क्या असर आएगा, ठीक है ना। अब देखो सारे पे नेट फोर्स 0 था, जैसे ही ये स्प्रिंग कटी तो ये वाला फोर्स क्या हो गया 0, ये वाला फोर्स क्या हो गया 0। अब देखो ये जो हमारा रहा होगा D, उसके ऊपर क्या लग रहा था पहले mg, और स्प्रिंग का फोर्स भी नीचे आ रहा होगा ना, क्योंकि स्प्रिंग उसको ऊपर खींच रही थी, इसको नीचे खींच रही होगी, तो टेंशन जो है इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर रही होगी। लेकिन अब ये 0 हो गया तो इसका मतलब क्या, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो गया ना, नीचे वाले खींचने वाले कम हो गए। मान लो 2 लोग नीचे गिर रहे हैं, एक ऊपर खींच रहा है, तीनों बैलेंस कर रहे हैं, एक कम हो गया नीचे वाला, तो नेट फोर्स क्या हो गया ऊपर, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी ऊपर जाने की। लेकिन क्योंकि अब C भी इसके साथ कंस्ट्रेंट में है, तो देखते हैं C पे क्या होगा। क्योंकि C और D का मोशन जो है टुगेदर होगा, साथ में होगा, तो मैं C और D को एक सिस्टम की तरह देख सकता हूँ, इससे हम जल्दी सोच पाएंगे। तो C और D को मैंने एक साथ कर लिया। अब देखो टेंशन तो इंटरनल है, छोड़ दो, इस सिस्टम पे देखो नेट फोर्स क्या ऊपर, जो टेंशन है वो स्प्रिंग के फोर्स के बराबर होगी, और क्या इस स्प्रिंग का फोर्स चेंज हुआ नहीं, काटते ही इस स्प्रिंग में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इस सिस्टम पे जो अपवर्ड फोर्स है स्प्रिंग का, वो जितना पहले था उतना ही बाद में रहा। अब ग्रेविटी कितनी है 6 mg, बस मैं बता रहा हूँ, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ग्रेविटी भी सेम है, सिर्फ क्या कम हुआ है डाउनवर्ड फोर्स, तो नेट फोर्स सिस्टम पे क्या हो गया ऊपर, तो मतलब सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या आ गया ऊपर। अब देखो हम डायरेक्टली बोल पाएंगे, अगर इस सिस्टम का एक्सेलरेशन ऊपर आया है तो इसका मतलब इस सिस्टम को, अगर मैं D को देखूं, पहले मैं C और D में चेक कर रहा हूं, अगर इसका एक्सेलरेशन ऊपर आया है तो पहले तो फोर्सेस बैलेंस हो गए थे, अब क्या हो रहा है, अब फोर्सेस क्या हो रहे हैं चेंज। तो इसका मतलब अगर इसको ऊपर लेके जाना है तो टेंशन बढ़ना पड़ेगा या घटना पड़ेगा, टेंशन क्या होना पड़ेगा बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके अलावा A और B में देखो, A और B को मैं साथ में मानूंगा तो किनके बीच में भी क्या है स्ट्रिंग, नीचे का लग रहा है 6 mg, अभी इसका अभी भी कितना होगा ऊपर 6 mg, तो क्या फोर्सेस चेंज हुए हैं नहीं, तो क्या टेंशन चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पहले 2 पार्ट हो गए। अब मैं इसको कहानी को रिवर्स करता हूँ, बस आइडिया ले लो कैसे करना है। इसको अगर मैं हटाता हूँ, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये तो फ्री फॉल करेंगे ना। अगर तुमने इसको काट दिया यहाँ से सिंपली, तो ये पार्ट क्या करेगा फ्री फॉल, और पहले में अगर इसको काट दूँ तो ये वाला पार्ट फ्री फॉल करेगा, ठीक है ना। तो टेंशन कितनी हो जाएगी 0, और बाकी ऑप्शन तुम चेक कर सकते हो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है ना। आइडिया यही है। इंटीजर टाइप 11th पे देखो यार, गलती ये होती है कि है ना, परसेंटेज को अगर तुम एरर से करोगे गलत आंसर आएगा। एक बार से ध्यान रख लेना, परसेंटेज अगर 2-3% है 5% है तो एरर में काम चल जाता है, बिकॉज एरर क्या है, एक अप्रोक्सीमेशन है, तुम लॉग लेके डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है ना। उसमें एक अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट है, बिकॉज अगर तुम dt/dt को डेल्टा t लिखते हो तो तुम अप्रोक्सीमेट करते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज बहुत ज्यादा है 69 और 21, तो जब भी परसेंटेज ज्यादा होते हैं तुम्हें बेसिक जो बच्चों वाली मैथमेटिक्स उससे करना है, कम है तुम एरर लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पर टाइम पीरियड है 2 पाई √L/g, लेंथ इंक्रीज हुआ है 69% से और ग्रेविटी इंक्रीज हुई है 21% से। हमें निकालना है टाइम पीरियड में क्या मिल जाएगा। अब देखो नया वाला टाइम पीरियड T डैश कितना आएगा 2 पाई, लेंथ कितना होगा 69, कितना हो जाएगा 1.69 है, और ये कितना हो जाएगा 1.210। ये दोबारा से बाहर आ जाएगा तो T डैश इक्वल टू T तो आ गया, ये बचा 1.3/1.1। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर, परसेंटेज कैसे निकालना है T डैश माइनस T/T इनटू 100। ये शायद 18 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, तुम्हें क्या पूछा है इसका इंटीजर वाला पार्ट, तो कितना होगा 18, ठीक है। क्या कैलकुलेशन, क्वेश्चन नंबर 10 जो है देखो 12th में दिख रहा है कि ये क्या है बेस के पैरेलल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये मिनिमम डेविएशन वाला कंडीशन है, आइसोलेस है और इसमें
लिखा भी है इनसाइड द प्रिज्म बीम इज पैरेलल टू द बेस, तो मतलब कि R1 इक्वल टू R2 हो गया। तो कौन सा कंडीशन बन गया, ये मिनिमम डेविएशन वाला। उसका फॉर्मूला लगाना सब कुछ पता है एक्सेप्ट नहीं, कुछ भी क्या कुछ भी वो तुम्हारा वेरिएबल नहीं, सब कुछ दे रखा है, वैल्यू पुट करना और सॉल्व करना है। कितना आता है उसका वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था, इनको करना है। याद दे लो कैसे करना है, 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर्स में। हमारे पास में 2 कैपेसिटर है, बैटरी V0 है, इंडक्टर है, ये फालतू दे रखा है वैसे, तो यूज नहीं होगा इस क्वेश्चन में इसका। और इनिशियली जो है इस पे चार्ज रहा होगा माइनस है तो माइनस CV0 और प्लस CV0, और इस पे रहा होगा -4 CV0 और प्लस 4 CV0, माइनस प्लस दिया हुआ इसमें, और इनिशियली सर्किट क्या है, ओपन है, ठीक है। और यहाँ पर इंडक्टर है, ऑब्वियसली सर्किट ओपन है तो करंट कितना होगा, 0। अब हमने क्या किया, सर्किट को क्लोज किया और बहुत टाइम तक छोड़ दिया, ताकि हमारा करंट इसके थ्रू क्या हो गया, कांस्टेंट। उस टाइम में इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज आएगा वो निकालना। अब देखो अगर स्टेडी स्टेट आ जाती है तो I क्या हो गया, कांस्टेंट, तो di/dt कितना हो गया, 0। इंडक्टर के अक्रॉस क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस L di/dt। अगर di/dt 0 हो गया तो ये तो वायर बन गया ना, इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं है। तो हमारा ये सिंपल क्वेश्चन बन गया सर्किट वाला ऑफ कैपेसिटर। इसमें इनिशियल चार्ज 0 नहीं है, इनको हम सीरीज में नहीं बोल सकते, इनके चार्ज का सम 0 नहीं है, कितना है, CV0 -4 CV0। तो यहाँ पर सीरीज पैरेलल करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इनका टोटल चार्ज कितना है, -3CV0। क्या ये सर्किट आइसोलेटेड पार्ट है इसका, ये पार्ट क्या है, आइसोलेटेड, तो ये क्या चेंज होगा, नहीं, तो ये हमेशा कितना रहेगा, मैं लिख देता हूँ अलग से -3CV0, इनका सम हमेशा रहेगा। अब देखो मैं नए वेरिएबल्स मान लेता हूँ, स्टेडी स्टेट में मान लो इस पे चार्ज Q आया, तो इस पे कितना आया होगा, -Q, इस पे कितना आया होगा, +Q -3CV0। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर Q -3CV0, तो इस पे कितना आ जाएगा, इसका नेगेटिव, बस, ठीक है ना। अब देखो कुछ नहीं करना, क्या लगाना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहाँ से यहाँ है, कितना आएगा, V0, हमेशा पहली वाली प्लेट क्या माननी है, पॉजिटिव, तो क्या आएगा, -Q/C, माइनस कितना है, पहली वाली प्लेट का Q -3CV0/2C इक्वल टू 0। इससे Q निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 3/5 या 5/3 आता है, निकाल लेना, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, सिलेंडर है, उसका हाइट दे रखा है h, मैं वेरिएबल्स भी कर रहा हूँ, लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, और इस पे कोई मास डाला m मान लिया, एरिया a मान लिया, तो ये कितना पूछ रहा है, x, और उसके बाद में बहुत लंबे टाइम बाद में कितना नीचे चला गया, x डैश। हमको x डैश और h दिया हुआ है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, अज्यूम करना है गैस लीक नहीं हुई, और बाइनोमियल x जो है अप्रोक्सीमेशन लगाना है, बिकॉज जो h है वो x और x डैश से बहुत ज्यादा, ठीक है। करें तो पता होगा बहुत फास्ट प्रोसेस क्या होती है, एडियाबैटिक, तो ये x तक वाला बात क्या होगा, एडियाबैटिक, और x डैश क्या होगा कि जब पूरा सिस्टम आइसोथर्मल नहीं बोलेंगे, जब तक कि ये जब रुक जाएगा तब क्या होगा, पूरा सिस्टम किसमें आ जाएगा, वहां इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना, क्योंकि उसमें क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल टेम्परेचर इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर। तो क्या है, बाहर का टेम्परेचर, मतलब कि जब तक ये रूम टेम्परेचर पे नहीं जाएगा तब तक क्या होगा, हीट ट्रांसफर, तब तक ये नीचे जाता रहेगा। तो ये वाला पार्ट क्या है, एडियाबैटिक, और ये वाला पार्ट जो है लास्ट में तब रुकेगा जब इसका टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये नीचे आएगा ना, इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका चेंज, एडियाबैटिक तो हो जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन ये टेम्परेचर कम या ज्यादा हो जाएगा, तो उसको धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे टू द सराउंडिंग, तब तक क्या होती रहेगी, हीट ट्रांसफर। अब देखो पहला वाला पार्ट, एडियाबैटिक में P1 की पावर गामा क्या होता है, कांस्टेंट। इनिशियली प्रेशर मैंने मान लिया P0, क्योंकि हमारा P एटीएम होगा एक्चुअली, और इनिशियली वॉल्यूम कितना था, A × H,
गैस कितना होगा A इंटू एच वॉल्यूम की पावर गामा, और फाइनली कितना आ गया देखो P नॉट प्लस mg बाई A ना, उसका ही प्रेशर आया होगा एक्सटर्नल, वॉल्यूम कितना हो गया A इंटू x माइनस एक्स की पावर गामा। ठीक है, अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, मैं P नॉट को ले जाता हूँ, तो कितना आएगा 1 प्लस mg बाई A P नॉट, और वो देखो A की पावर गामा कट गया, ऊपर आएगा h की पावर गामा और नीचे आएगा h माइनस एक्स की पावर गामा। ठीक है ना, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ लेके आ गया, इसको नीचे लेके आ गया। ठीक है, कोई कैलकुलेशन में देखते हो तो बताना, प्लस mg ये, अब देखो मैं यहाँ लगा रहा हूँ बाइनोमियल h बाहर ले रहा हूँ, h की पावर गामा बाहर से कट जाएगा ना ऊपर से भी, नीचे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स बाई एच की पावर गामा, और ये बाइनोमियल तो अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई एच की पावर माइनस गामा, अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो फाइनली ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 1 प्लस गामा एक्स बाई एच। ठीक है, ये पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरे में क्या लगाना है, सबसे पहले जो टेम्परेचर रहा होगा इस गैस का वो क्या रहा होगा रूम टेम्परेचर, और लास्ट में भी क्या रहा होगा रूम टेम्परेचर। तो P1 इक्वल टू P3 P2 नहीं, P1 क्या है ये, P2 क्या है बीच वाला, P3 क्या है लास्ट वाला। फाइनल और इक्वेशन क्या होनी चाहिए इक्वल, तो P1 कितना है P नॉट और वॉल्यूम कितनी है A इंटू एच, फाइनली प्रेशर कितना हो गया होगा P नॉट प्लस mg बाई A, और वॉल्यूम कितनी हो गई है A माइनस एक्स माइनस A इंटू एच माइनस एक्स माइनस की पावर गामा तो यहाँ पे आएगा नहीं, टी सेम करना है। अब देखो मैं P नॉट नीचे लेके जा रहा हूँ तो क्या आएगा ये 1 प्लस mg बाई A P नॉट, और इसको मैं उधर लेके आता हूँ तो क्या आएगा h अपॉन h माइनस एक्स प्लस h को मैं काट देता हूँ, h बाहर लेता हूँ तो 1 ये हो जाएगा x प्लस अपॉन h। अब देखो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी -1 माइनस एक्स प्लस अपॉन h की पावर -1, और क्या लगा दूंगा बाइनोमियल, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। ये दो इक्वेशन बन गई इनको। अब देखो mg बाई A P नॉट यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है 1 प्लस, तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा इक्वल, तो हमारी फाइनली कंडीशन क्या आ गई गामा x बाई h मस्ट बी इक्वल टू x प्लस h डैश बाई h। क्या हमें h पता है, h तो कट ही जा रहा है क्या, ठीक है ना, सब कुछ पता है, हमें क्या निकाल लेंगे गामा, तो गामा से क्या हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये ठीक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक पुली है, रेडियस है अंदर वाला R2 और बाहर वाला कितना R1। ठीक है, और नीचे जो है स्ट्रिंग से कनेक्ट करके एक और हिस्सा जा रहा है, ऐसा कुछ। यहाँ पे एक पुली और है, डायग्राम को ठीक है, और इसके सेंटर से एक मास लटकाया हमने, और सेंटर से एक लीवर कनेक्ट किया है इसके अंदर। ठीक है ना, हमें निकालना है कितना मिनिमम फोर्स लगाए कि हमारा सिस्टम रहे ऑन इक्विलिब्रियम, या इसको हम होल्ड कर पाएंगे, नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब ही क्या है कि रेस्ट पे है, तो पूरा सिस्टम क्या हो रहा है रेस्ट पे है। अब देखो कैसे करना है, इस फोर्स को हम किसी भी एंगल पे लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे, लेकिन अगर मिनिमम चाहिए तो ऑब्वियसली इस लाइन पे क्या लगाएंगे परपेंडिकुलर। देखो ना, अगर फोर्स किसी एंगल पे आएगा तो उसका एक कंपोनेंट टॉर्क देगा, तो वो ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, सिंपल से। अगर पूरा फोर्स ही परपेंडिकुलर आ गया तो F into L टॉर्क होगा, अगर थीटा पे हो तो क्या होगा FL sin थीटा, थीटा sin थीटा 1 से कम होता है ना, तो इसलिए मिनिमम इसीलिए बोला है। इसमें क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोला कि क्या लगा रहा है परपेंडिकुलर, लेकिन उसके लॉजिक क्या दिया है मिनिमम फोर्स, तो हम क्या मानेंगे परपेंडिकुलर। अब देखो इसको पूरे को सिस्टम मान लो, सारे के सारे फोर्स क्या होंगे इंटरनल, सिर्फ ग्रेविटी बच रही है और F बच रहा है, टेंशन वेंशन सारे क्या हो गए इंटरनल। अब देखो
इसका सेंटर ऑफ मास के पास करेगा ग्रेविटी, वो भी कितना होगा टॉर्क 0। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा ये पूरी तो क्या माननी है मासलेस। अब ध्यान दो, ये डिस्टेंस यहां से यहां के बीच कितना है r1 + r2 है ना इस पॉइंट से, और ये क्या इसके डायमीटर नीचे वाले पुली का डायमीटर कितना होगा r1 + r2, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा नीचे वाली पुली का r1 + r2/2। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसके अबाउट टॉर्क ले रहा हूं तो इसका कितना आएगा F × L, सिंपली F × L। इसका खुद का जो वेट है पुली का वो 0 हो जाएगा, वैसे नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं है, यहीं से पास कर रहा है वेट तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बच रहा है हमारा ये मास। अब देखो इस वाले लाइन से ये डिस्टेंस क्या है, देखो ये पूरा डिस्टेंस कितना r और ये कितना है r2, तो ये डिस्टेंस कितना है r - r2, तो टॉर्क में क्या आएगा माइनस उसका वेट क्या माना मैंने p दे रखा है न्यूटन में इनटू क्या आएगा r - r2 = 0। अब देखो r की वैल्यू यहां पुट कर दो r1 + r2/2, सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा p। ये कितना होगा देखो r - r2 मतलब कि r1 - r2/2, तो पुट कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। l भी दिया हुआ p भी दिया हुआ r1 r2 दिया हुआ, ठीक है ना, सिस्टम मानने से हो जाएगा। ठीक है, हाँ नंबर 16 में देखो एक हमारे पास में है कैपेसिटर, वो चार्ज है, एक अनचार्ज है और एक देखा रेजिस्टेंस। इनिशियली सर्किट ओपन है, फिर हमने क्लोज कर दिया उसको, तो हमें निकालना है किसी एक टाइम पर C2 पे कितना चार्ज है। ये C1 है और ये C2 है, इसका रेजिस्टेंस R है वो भी दिया हुआ है, सारी चीज दे रखी है C1 C2 R, और इसका इनिशियल 0 दे रखा है, इसका कुछ है वो भी दे रखा है, और हमें टाइम दे रखा है, उसको प्रूव करना है और सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे, यहाँ पर एक गलती बस होती है, सीरीज पैटर्न नहीं लगेगा, फिर से ये कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है फिर से यहाँ पर, क्योंकि इस पे चार्ज 0 है और इस पे मालूम है Q और -Q है, तो 0 + Q 0 नहीं हो सकता है, तो मतलब ये दोनों सीरीज में कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये सिस्टम क्या है आइसोलेटेड, कुछ भी कर लो ये टोटल चार्ज कितना रहेगा Q, तो ये अगर Q1 रहेगा तो ये -Q1 नहीं हो सकता, क्योंकि Q1 - Q1 कितना हो जाएगा 0, तभी क्या ये होंगे सीरीज में। लेकिन क्योंकि ये चार्ज का सम 0 नहीं हो सकता, कितना रहेगा हमेशा Q, तो इसका मतलब कभी सीरीज में नहीं हो सकते। ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, रिपीट हो रहा है। अब देखो कैसे करना, इस पे चार्ज कुछ नहीं था, मैं मान लेता हूँ किसी भी टाइम पे इस पे चार्ज कितना आ गया Q1, तो इस पे कितना आया होगा -Q1। अब सम कितना होना चाहिए Q, इस पे कितना आएगा Q1 + Q, तो इस पे कितना आएगा -Q1 + Q। अब तो सिंपल है, क्या लगा दो इस लूप में, ठीक है ना, कर लोगे, यहाँ से यहाँ जाओगे ड्रॉप होगा -Q1/C1, यहाँ से यहाँ जाओगे -Q1 + Q/C2 और -IR। तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, I जो है वो dQ1/dt होगा, ध्यान रखना, बिकॉज जिस इस कैपेसिटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, तो जो चार्ज आया होगा वो किससे आया होगा, करंट से आया होगा, तो ये कंफ्यूजन मत करना। Q1 और Q में कौन सा वाला पार्ट करंट कंस्टिट्यूट कर रहा है Q1, बिकॉज इस पे चार्ज कितना था 0, तो जो चार्ज इस पे आएगा वो किससे आएगा, करंट से ही आएगा, तो ये I क्या होगा dQ1/dt। अब इंटीग्रेट करना, टाइम पुट करना। क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसके अंदर देखो 4-5 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। तो देखो टॉर्क, अगर तुम देखोगे ये क्या हुआ टॉर्क लग रहा है, और उसके बाद में जो है देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बहुत ही अच्छा यूज किया हुआ है, और सिलेबस से बाहर वाला पार्ट भी यूज किया हुआ है। अगर तुम ध्यान दोगे ना, मैग्नेटिज्म को इसने ऐसे लगा दिया उल्टा करके, तो अगर तुम रिसर्च पेपर देखोगे लास्ट ईयर का MIT का, तो उसमें ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, और अभी भी इस पे नोबेल प्राइज ओपन है, बस चल बार ट्राई करके आना है। 18 रिंग है, उसके अंदर तो मास हमने ध्यान रखना है, जब इसका मास 0 है रिंग का, तो इसका कोई फोर्स नहीं आएगा, ग्रेविटी, टेंशन आएगा, अगर नॉर्मल आएगा इसके ऊपर रिंग के ऊपर तो क्या आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए टेंशन। लेकिन जिस मोमेंट पे इनके बीच में नॉर्मल क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो नॉर्मल ही नहीं है इनके बीच में, तो यहाँ टेंशन भी कितना हो जाएगा 0। अब देखो नॉर्मल 0 है, मैं किसी भी एक को ले लेता हूँ, सिमेट्री है खतरनाक वाली, ये एंगल में ले लिया थीटा, ये भी कितना होगा थीटा,
अब सिर्फ कौन देगा सेंट्रीपिटल, mg वाला कंपोनेंट नॉर्मल कितना हो गया 0, mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। अब ये v जो है आया किससे होगा, ग्रेविटी ने वर्धन किया होगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 थी, कितना नीचे आया देखो, ये r cos थीटा ऊपर है, इनिशियली कितना ऊपर था r, तो कितना नीचे आया mg r into 1 minus cos थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए हाफ mv स्क्वायर। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, थीटा निकल आएगा, इसमें आता है cos थीटा कितना 2/3, तो साइन कितना आ रहा है 3/2 कर लो। यहाँ देखो, इसको याद कर लेना, अगर तुम्हें पता हो अच्छी बात है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये वैल्यू बहुत कॉमन है, अगर आती है तुम याद भी कर सकते हो, डेरिवेशन तो पता होना चाहिए।